स्वदेश कॉन्क्लेव में उपस्थित इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन श्री प्रदीप राय जी, बालाजी फाउंडेशन की चेयरपर्सन और एपीएन न्यूज़ की एडिटर इन चीफ मिस्टर राजश्री राय, मेरे मित्र विनय राय जी, सभागार में उपस्थित सभी प्रभावशाली लोग, विभिन्न क्षेत्रों में जिनका अवार्ड मिल रहा है, ऐसे सारे अवार्डी, पत्रकार साथियों, देवी एवं सज्जनों, मेरा सौभाग्य है कि इस कॉन्क्लेव के बहाने साहित्य, शिक्षा, चिकित्सा, खेलकूद, व्यापार, लोक कला, लोक नृत्य, लोकगीत, लोक संगीत, प्लेबैक सिंगर आल्सो मधुश्री जी, ऐसे लोगों के बीच में अपनी बात कहने का अवसर मिल रहा है। जिन लोगों को आज अवार्ड दिया जा रहा है उन सबको मेरी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं। ऐसे वक्त में जब सोशल मीडिया देश की सरहदों को पार करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समय से लेकर जीवन शैली और विकास से लेकर सोचने का रंग ढंग बदल रहा है, स्वदेशी कॉन्क्लेव का 100 से ज़्यादा जो इन्फ्लुएंसर्स के साथ विचार विमर्श, ये मंच मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। मुझे कहा गया है कि जिस विभाग को मैं देख रहा हूँ, इन्फ्लुएंसर्स के सामने थोड़ी अपनी योजनाओं को बताऊं, एक विषय एक तक ही मुझे सीमित रखा गया है। अगर एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में कोई भी व्यक्ति, पत्रकार या व्यक्ति मेरे से पूछे कि आज़ादी के इस 76 साल में विभिन्न सरकारों द्वारा किए गए सभी कार्यों में मैं किसको नंबर 1 मानता हूं, तो कुछ ये भी कह सकते हैं कि जब शाम को 5 से 6 के बीच में हमारा चंद्रयान जब सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लॉन्च होगा, उतरेगा, शायद उसको लोग पहला नंबर दें। ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। कुछ लोग 5 किलो गेहूं चावल 4 साल से दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, शायद उसको पीडीएस को नंबर 1 दें। बेघर लोगों को घर देने वाली योजना को भी कुछ लोग अपनी दृष्टिकोण से देखते हैं, वो नंबर 1 दे सकते हैं। बरसात में जो कंडे और गीली लकड़ियों पर खाना बनाते थे, ऐसे 9 करोड़ लोगों को सिलेंडर देने को उज्ज्वला योजना को नंबर 1 दे सकते हैं। लेकिन मेरी दृष्टि से, मैं आजकल एमओएस हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ। मेरे पुराने भाषण भी अगर आप देखेंगे तो मैं नंबर 1 पे दूंगा प्रधानमंत्री आरोग्य योजना में जो आयुष्मान कार्ड योजना आई है, मैं इसको नंबर 1 देना चाहूँगा। और वो इसलिए देना चाहूँगा, इस विज्ञान भवन के इस वातानुकूलित कक्ष में हमें एक माइंड सेट करके जरूर जाना है, और आप प्रभावशाली लोग हैं। हमेशा ध्यान में रखना कि इस देश में 140 करोड़ में 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं और चावल निःशुल्क ले रहे हैं और कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हमें वोट भी दे रहे हैं। 3.5 करोड़ लोग वो लोग थे जो छप्पर में सोते थे या पॉलीथीन में या खपरेल में। आप फुटपाथों पे भी देखते होंगे। मैं जब आया था तो राजश्री जी एक शेर सुना रही थी, वो अदम गोंडवी का शेर है कि ये आंकड़े झूठे हैं, ये मौसम गुलाबी है। मेरे भी बहुत फेवरेट हैं अदम गोंडवी। उनका भी शेर सुना देता हूँ कि 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद है, दिल पर रखकर हाथ ये कहिए देश के आज़ाद है। कोठियों मेयॉर होता है मापदंड, मेजरमेंट। कोठियों से मुल्क के मेयॉर को मत आंकिए, आधा हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। लेकिन ये तब अदम साहब ने लिखा था जब प्रधानमंत्री ग्रामीण और शहरी आवास योजना नहीं आई थी। आज मुझे कहते हुए अच्छा लग रहा है कि ऐसे 3.5 करोड़ लोगों को मैं अक्सर जब ये बात कहता हूँ तो मेरी निगाह सभागार में उपस्थित एलबी के पर्स पर पड़ती है कि जितने में ये एलबी का आता है, एलवी नॉट बी, उतने में हम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास देते हैं। और देते नहीं हैं,
ये अक्सर हफ्ते में मुझे एक दृश्य मेरी लोकसभा में मुझे मिल जाता है कि जब मैं गांव में जाता हूं, आगरा का मतलब आगरा शहर नहीं है, उसमें 40% गांव भी है। अचानक कोई महिला, क्योंकि महिलाओं को ये मकान दिया गया है गृह स्वामिनियों, भागते हुए आती है, भैया रुकना जरा, 1 मिनट के लिए रुको। क्यों? अरे रुको तो। अंदर जाती है, ऐसे लोगों के घरों में घी नहीं होता है, तो सरसों के तेल में दीपक बना के आरती उतारती है और खुशी के मारे कुछ गुड़ या बतासे जो उनके घर होते हैं मेरे मुंह में ठूंस देती हैं। अब सोचिएगा कि ऐसे लोगों की संख्या 3.5 करोड़ मकान है, तो 5 लोग रहते हैं, तो ये 15 करोड़ लोगों पे मकान ही नहीं था। मैंने पूछा, बहन इतनी इतनी क्यों खुश हो रही हो? तो कहा आप नहीं समझोगे। मैंने कहा मैं तो समझ लूँगा, लेकिन वो सब नहीं समझेंगे। मुंशी प्रेमचंद की पूस की रात एक कहानी है, जिसको डंलप पिलो पर सोने वाले और एसी में रहने वाले उसको रट करके 90% नंबर ला सकते हैं, लेकिन उसके दर्द और मर्म को वही समझ सकता है जिसने पूस की एक ठंडी रात एक चादर में काटी हो। बल्कि मैं पिछौरा कहता हूँ, लोग दिल्ली वाले समझ नहीं पाते हैं। ठंडी रात एक पिछौरा में काटी हो। नरेंद्र मोदी अगर 8x10 के कमरे में पूरे परिवार के साथ ना रहे होते, माँ ने दूसरे के घरों में चौका बर्तन ना किया होता, और खुद रेलवे स्टेशन पर किसी भी समय आने वाली ट्रेनों में हर मौसम में चाय नहीं सर्व की होती, और दिल्ली आके लुटियन जोन में आकर के वो सब याद नहीं होता, तो ये गरीब कल्याणकारी योजनाएं नहीं बन पाती। तो ऐसे लोगों की संख्या, तो मैं हेल्थ पर ही अब आ रहा हूँ। दूसरा, अगर मेरी तरह गांव में पैदा हुए होगे तो एक दृश्य देखते हुए बड़े हुए होगे कि हमारी दादियाँ, नानियाँ, अम्माएँ खेतों में शौच पे जाती थी सड़क के किनारे, और कोई मोटरसाइकिल आ जाती थी उन दिनों, उसकी रोशनी में अचानक उनको खड़ा होना पड़ता था। भारत में कहा जाता है कि भोजन करते हुए कोई भी लाट साहब आ जाएं, आपको खड़ा नहीं होना है। ये अन्न का सम्मान है, लेकिन भोजन करते हुए खड़े होने में ना तो आंतें पलटती हैं, ना कपड़े खराब होते हैं। लेकिन शौच करती हुई महिला को अचानक खड़ा होना पड़े तो ये कोई स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं होता है। ऐसा नारकी दृश्य देश के हर प्रधानमंत्री ने देखे, लेकिन संवेदनशीलता का परिचय मोदी जी ने दिया और ऐसे 11 करोड़ शौचालय को बनाने का काम किया। आप इन्फ्लुएंसर्स हैं तो उसकी कीमत जो भी हो, आजकल 20,000 का है। किसी के घर पे मैं ब्रेकफास्ट पे किसी के साथ गया, मैं तो जाता नहीं हूँ बहुधा, तो कहा आपने हमारा वॉश बेसिन देखा? मैंने कहा नहीं, दूध तो निकला नहीं था उसमें, ना बियर वियर निकली है, पानी निकला था। कहें साहब 1.5 लाख का है, हेरा कंपनी का है। मैंने कहा क्या संयोग है कि जितने में तुम्हारा वॉश बेसिन है इतने में हम आवास देते हैं, और बहुत खुश होती हैं महिलाएं। ऐसी बरसात में जब कंडे गीले हो जाते हैं, लकड़ी गीली हो जाती है, खांडू गीली हो जाती है, तो खाना बड़ी मुश्किल में बनता था। घर में एक फुकनी हुआ करती थी। हम लोग तो घर से गायब हो जाते हैं, खाना बनने के बाद आते हैं। महिलाएं बनाती थी। 9 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर देने का काम किया। ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि 55 करोड़ लोगों ने अभी तक, आज सुबह तक, बैंक की शक्ल ही नहीं देखी थी। वो क्या करने जाते? रोज कमाने खाने वाले। तो जब जीरो बैलेंस में खाता खुला, बैंकें 9-9, 10-10 बजे रात तक जगी, एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता ने, जो ट्यूबलाइट हैं, उन्होंने कहा कि बताइए रात भर लाइन में लगवा रहे हैं और जीरो बैलेंस जनधन खाता। तो मैं पहला देश में आदमी था जिसने ये बयान दिया था। उस स्तर का नेता नहीं हूँ, लेकिन मैंने बयान दिया था तुम्हारे पापा की वजह से जीरो बैलेंस खुल रहा है। उन्होंने कहा था कि वो 1 रुपये भेजते हैं तो 15 पैसे पहुँचते हैं, तो ये 85% एडीओ, बीडीओ, सीडीओ, डीडीओ राजनीतिक लोग खा जाते थे। इसीलिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र इस शताब्दी का मैं सबसे अच्छा एब्रीविएशन मानता हूँ। मैं हेल्थ देख रहा हूँ, लेकिन मुझे WHO से अच्छा DBT लगता है, क्योंकि उसने 50% कट मनी को, कमीशन को, भ्रष्टाचार को समाप्त करने का काम किया है। 1500 रुपये केवल हम लोग विधवा, विकलांग, दिव्यांग और वृद्ध लोगों की पेंशन दे रहे हैं। मेरा अंदाजे बयां कुछ और होता है। एक महिला ने मुझसे कहा मोदी जी को मेरी राम राम कहना। तो मैंने कहा क्या हो गया?
बोले 1500 रुपये, मैं विधवा हूँ, मेरी पेंशन जब आती है उस तारीख से 5 दिन पहले मेरी बहू मेरे पैर दबाने शुरू कर देती है। तो केवल 1500 रुपये नहीं दिए हैं, सम्मान भी वृद्ध लोगों का कराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया है। एक बटन दबती है, किसान सम्मान निधि के 2000 रुपये जाते हैं, 14वीं अभी गई है सीकर से। माफ़ करना, मैं उस दिन चित्तौड़ में था तो मैंने कहा 20 मिनट बाद पूछा, भाई अपना अपना मोबाइल देखो, तो सबके में 2000 आ गए थे। अगर पुराना ज़माना होता और जिला कृषि अधिकारी को, बीडीओ को, एडीओ को, सीडीओ को हाथ से देने की पावर होती तो उस 2000 में एक 100 का नोट गायब होता। लौटते हुए लोग, जब किसान सम्मान निधि होती है, अगर वो कस्बे में होते हैं तो लौटते हुए 1 किलो मिठाई लेके अपने बच्चों के लिए जाते हैं, क्योंकि 2000 की किस्त साल में 3 बार उनको मिलती है। तो प्रभावशाली लोगों जो खासतौर से सोशल मीडिया या विभिन्न क्षेत्रों के हैं, इसको थोड़ा सा महसूस करें और इसको थोड़ा और कहें। बस मेरा एक दुख है कि पात्र व्यक्ति रह ना जाए। अभी भी शिक्षा के अभाव में, जानकारी के अभाव में कई विधवाएं हैं जो 5-7 साल से विधवा हैं, लेकिन वो जन सुविधा केंद्र पर जाके फार्म नहीं भर रही हैं। केवल 2 कागज़ लगाने हैं, एक आधार कार्ड उम्र के लिए और एक अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और एक इनकम टैक्स का। उस परिधि में आएंगे तो 1500 रुपये। अब जिला समाज कल्याण अधिकारी पर फाइल नहीं आएगी, अब ये सब ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। मैं स्वास्थ्य के दिमाग में जब मैं कह रहा था कि ये आयुष्मान कार्ड इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 80 करोड़ लोगों को हमेशा याद रखना, मनरेगा के मजदूरों को याद रखना, रिक्शा पुलर्स को याद रखना। रिक्शा पुलर ही गरीबी का पर्याय नहीं है। मैं गांव का रहने वाला हूं जिस पे 5 बीघे ज़मीन है, 3 बीघे, कहने को वो किसान है, वो मांग नहीं सकता और वो अपराध भी नहीं करता है, वो सबसे ज़्यादा दुखी है, जिसको हम लोअर मिडिल क्लास कहते हैं। अगर उनमें से कोई बीमार हो गया, मेरा अपने विचार हैं कि चिकित्सा और शिक्षा समान होनी चाहिए। अगर मैं बीमार हूँ एज ए MOS हेल्थ, अगर हमारा ड्राइवर बीमार है, मनरेगा का मजदूर बीमार है और तीनों की पैथोलॉजिकल टेस्ट एक ही से आते हैं कि हम तीनों वायरल से सफ़र कर रहे हैं, तो दवाई तो एक होनी चाहिए ना। तो क्या आप मनरेगा मजदूर जब जाएगा बीमार होने पे, एक तो 250 रुपये उसके उस दिन नहीं मिलेंगे, ऊपर से अपनी हैसियत जेब के अनुसार डॉक्टर चुनते हैं। शहर में पैसे वाले लोग वो देखते हैं MBBS, MS, MD, फलाना, FRCS, ये वो। गांव का आदमी अपनी जेब के अनुसार स्तर का डॉक्टर देखता है। डॉक्टर साहब बुखार आ रहा है, डॉक्टर साहब कहते हैं 5 दिन एंटीबायोटिक चलेगा, भाड़ में जाए तुम्हारा कोर्स। ये 35 रुपये मेरी जेब में डले हैं, इससे कुछ दवाई जितनी आती है उतनी दो। मेडिकल साइंस तो यही कहती है कि पूरा कोर्स करना चाहिए। क्या वो ऑगमेंटिन एलेग्रा के साथ 5 दिन खा पाएगा? 10 गोली, 45 रुपये की गोली आती है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये आयुष्मान योजना मैं इस सदी की सबसे बड़ी योजना मानता हूं, क्योंकि इसमें 45 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं, 5 करोड़ लोग इलाज करा चुके हैं, 67,000 करोड़ पैसा हम लोग निर्गत भी कर चुके हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 24.60 करोड़ आयुष्मान कार्ड हम लोग बना चुके हैं। मुझे घर में लगता है 4 लोग होते हैं तो पूरे परिवार का होता है। 27,778 अस्पतालों को इनपेनल्ड कर दिया है, और कोई और होना चाहता है, मान्यता रखता है, आप मेरे को सीधे फ़ोन कर सकते हैं, मैं उनको भी कराने का काम करूंगा अगर वो उस नॉर्म्स का पालन करते हैं। 1.61 लाख हमारे पास वेल्थ एंड WSC हैं, जिसको हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं। 1,60,000 हब एंड स्पोक सिस्टम है, संजीवनी है। आप अभी चाहो तो फ़ोन कर सकते हो अपनी PSC को और वो आपको टेली मेडिसिन बताएगा। अगर वो विशेषज्ञ नहीं है तो आपको कनेक्ट जिला अस्पताल से करा देगा, और जिले वाला कहेगा कि आज स्पेशलिस्ट नहीं है तो मेडिकल कॉलेज से करा देगा। ये हब्स हैं हमारे, और स्पोक्स के रूप में हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं। मैं इसलिए आपसे कहना चाहूँगा कि हमारी सामाजिक जिम्मेदारी ज़रूर है। यहाँ बैठे हुए लोग प्रभावशाली लोग हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके घर में ड्राइवर ना हो, मेड ना हो। और मेड्स, मैं तो देखता हूँ महिलाएं जब आपस में बात करती हैं तो मेड्स और ड्राइवर को लेके ही ज़्यादा बातें होती हैं। मैं अपनी वाइफ और मेड का संवाद सुन रहा था, उसने कहा मैडम कपड़े धोऊंगी लेकिन सुखाऊंगी नहीं, सब्जी काटूंगी लेकिन छौंकूंगी नहीं, बर्तन मांजूंगी लेकिन धोएगा और कोई।
और उस समय अगर स्मृति ईरानी जी वाले ज़माने की बात कर रहा हूँ, वो सीरियल आ रहा होगा तो सीरियल देखूंगी, और गर्म पानी चाहिए मेरे को। हमारी जो लोग हम लोग बैठे हैं, क्या हमारी जिम्मेदारी अपने अधीनस्थ ऐसे तमाम लोगों के प्रति भी है कि अगर कोई योजना वो पात्र रखते हैं और उनको नहीं पता है कि ऑनलाइन कैसा होता है, तो उनको हम बताने का काम करें। इसलिए मैं इन कुछ योजनाओं को आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 9 से पहले, 14 से पहले 7 एम्स थे, आजकल 22 एम्स हैं। हमने जितने वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के तहत हिंदुस्तान के लगभग हर कॉलेज को मेडिकल कॉलेज देने का प्रयास कर रहे हैं। कोशिश ये भी कर रहे हैं कि टीबी मुक्त भारत हो जाए, उसको 25 लक्ष्य रखा गया है। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि इस विभाग में आने से पहले विज्ञान का छात्र होने के बावजूद सिकल सेल एनीमिया मुझे नहीं पता थी। हमारे आदिवासी भाइयों में होती है। अगर पति पत्नी दोनों सिकल सेल से प्रभावित हैं तो बच्चे की गारंटी है कि वो बच्चा भी पॉजिटिव पैदा होगा और वंशानुगत फिर पॉजिटिव होते रहेंगे। ऐसे बच्चों की उम्र 35 साल होती है। 35 साल में ये लोग मर जाते थे। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने अभी मध्य प्रदेश में सिकल सेल उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया है। हमने कार्ड बनाए हैं, दोनों कार्ड मिलाए जाएंगे, रेड हो जाएगा तो वो शादी को हम लोग प्रतिबंधित करेंगे। तो पोलियो मुक्त भारत हो गया है, चेचक मुक्त भारत हो गया है, वो आया करती थी, प्लेग मुक्त भारत हो गया है, लेकिन कैंसर के मरीज बहुत बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जब मैं 26 साल पहले एमपी हुआ था तो एक कैंसर का मरीज आया तो मैं देख के डर गया उसको। मैंने उससे कहा कि 3 ऑप्शन हैं, कल एम्स पर मिलना या आगरा के रेलवे स्टेशन पे मिलना या मेरे घर आ जाना। तो वो मेरे घर आ गया। मैं उसको लेके जब एम्स के डायरेक्टर से मिला तो मैंने कहा मैं एमपी हूँ, 98 की बात है, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं। तो उन्होंने कहा नाम बताओ। तो मैंने उससे पूछा भाई क्या नाम है तुम्हारा? तो डायरेक्टर ने कहा आप एमपी हो या नहीं हो, पहले तो ये बताओ। मैंने कहा ऐसा क्यों पूछ रहे हो? बोले मेरे पूरी नौकरी में पहली बार कोई सांसद आया है, उस व्यक्ति को लेके आया जिसको वो जानता नहीं। तो मैं कहता हूँ कि जान बचानी जरूरी है, उसमें जात धर्म और पार्टी पूछना कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन अब दूसरी बार जीता तो हर हफ्ते आने लगे मरीज, तीसरी बार जीता तो रोज़ आने लगे, चौथी बार जीता तो 2 आने लगे, 5वीं बार जीता तो 5 आने लगे, और 6वीं बार जीता तो सुबह जब मैं सो के उठता हूँ तो कैंसर के मरीज से ही मुलाकात होती है। अब इसके जो भी कारण हो, जलवायु परिवर्तन कारण हो, पॉलीथीन का प्रयोग कारण हो, शराब कारण हो, तंबाकू कारण हो सकती है, पॉल्यूशन कारण हो सकती है, फर्टिलाइज़र का अंधाधुंध प्रयोग इसका कारण हो सकता है, कीटनाशक का बहुत ज़्यादा प्रयोग भी इसका कारण हो सकता है। ये बताओ आपके घर में जब सब्जी आती है, आपने आखिरी बार बैंगन में कीड़ा कब देखा था? हम तो बचपन में बहुत पिटे हैं, क्योंकि सब्जी लाते थे तो कोई ना कोई बैंगन में कीड़ा होता था, या टमाटर में या मिर्च में, लेकिन आजकल तो नहीं आती है। इसका कारण है कीटनाशक का अंधाधुंध प्रयोग। जब वो कीड़े को मार सकती है तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर की सेल और टिश्यूज को भी नुकसान हो रहा होगा। तो थोड़ा विषय से भी हट रहा हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस कार्यक्रम चल रहा है, 36 राज्यों में चला रहे हैं, 468 जिलों में चला रहे हैं, 1382 केंद्रों पर हम लोग चला रहे हैं, और 3989 हीमो डायलिसिस मशीनें हम लोग तैनात कर दिए गए हैं। मुझे लगता है कि 19 लाख लोगों ने डायलिसिस का, पहले मैं सोचता था ये पैसे वालों की बीमारी है, ऐसा नहीं है। अगर 104 डिग्री बुखार आ जाता है और एंटीबायोटिक ठीक नहीं होता है तो किडनी बहुत जल्दी चली जाती है। लिवर सिरोसिस मैं सोचता था पहले केवल शराब पीने वालों को होता है, ऐसा नहीं होता है, दूषित पानी पीने से भी हो जाता है। मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहूँगा कि 80% बीमारी पानी से होती है, दूषित पानी से। तो जल जीवन मिशन में नल के द्वारा जल ट्रीटेड वाटर दे करके निश्चित तौर से हम अब बीमारियों पर काफ़ी कम करने का प्रयास करेंगे। मुझे एक बात ज़रूर मैं सारे इन्फ्लुएंसर्स से कहना चाहूँगा कि दिन में एक बार आप 10 लोगों को एक बात ज़रूर कहेंगे कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर जो हम लोगों ने 6,998 खोल चुके हैं, आपके हर कस्बे में वो होगी। उसमें ये जो अपनी जेनरिक दवाइयाँ हैं वो 50
% से लेकिन 90% कम पैसे में मिलती है। मैं CGHS कार्ड होल्डर हूँ, लेकिन कई बार दिल्ली आना नहीं होता है तो खरीदनी पड़ती है। एक दवाई जो मैंने मेडिकल स्टोर पर 112 रुपये की खरीदी, वो मात्र 18 रुपये में जन औषधि केंद्र पर थी। इसलिए चिकित्सकों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि थोड़ी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी महसूस करते हुए, ये ब्रांडेड से इलाज नहीं होता है, सॉल्ट से इलाज होता है। पैरासीटामोल एक वो है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जब अच्छी कंपनी का हो तो वही काम करेगी। तो जन औषधि केंद्र पर लोगों को प्रेरित करो कि वो दवाई खरीदें, और अपने चिकित्सकों से भी कहो कि यदि वो दवाई जन औषधि केंद्र पर है तो कृपया उसको ज़रूर लिखें। और हमारे गांव की जनता अगर स्पेलिंग में एक अक्षर फ़र्क हो जाता है तो वो दवाई नहीं लेते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब ने यही लिखी थी। इसलिए उनका भ्रम दूर करिएगा, ये मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा। 14 में 387 मेडिकल कॉलेज थे। इस 9 साल में मैं 69 बनाम 9 कहता हूँ आजकल, कि 69 साल में 375 मेडिकल कॉलेज, और आज 9 साल में 700 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। खाली बातों से काम नहीं चलेगा। 80% से अधिक की वृद्धि है। MBBS में 109% की सीटें हम लोगों ने बढ़ा दी हैं, और PG में 104% सीटों को बढ़ाना का काम किया है। डेंटल कॉलेज जो 297 थे 325 हो गए हैं। BDS की संख्या 24,600 से 28,600 कर दी गई है। मैं मेडिकल छात्रों से कहता हूँ, अगर सीटें नहीं बढ़ाई होती तो आप में से बहुत से लोग डॉक्टर ही नहीं बन पाते या अच्छे कॉलेज में नहीं जाते। ये सीटें बढ़ने के कारण ये सारा काम होगा। तो मुझे लग रहा है कि मैं काफ़ी लंबी बात कह दी है, कुछ सभी लोगों को अवार्ड भी मिलेगा। और आज एम्स का कन्वोकेशन है। महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय ठीक घड़ी से 1:37 पे एम्स पहुंचेंगे, तो मुझे 1:15 पर यहाँ से निकलना होगा। उपराष्ट्रपति जी का मामला है और कन्वोकेशन वहाँ पर है, तो मुझे उनको रिसीव करना होगा। तो आज मैं बात कह सकता हूँ, इस विभाग के मंत्री बनने से पहले कहता था कि अगर किसी एक संस्था ने हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा नाम कमाया है, अगर 10 साल का कोई बच्चा है तो वो एम्स को जानता है। अगर किसी व्यक्ति विशेष ने नाम कमाया है तो अगर 5 साल का बच्चा है, उसका बाप वोट दे या ना दे, वो नरेंद्र मोदी को जानता है फिक्स फोटो के माध्यम से कि ये नरेंद्र मोदी हैं। और एक एम्स, ये अलग बात है वो ये एम्स के AIIMS का फुल फॉर्म ना जानते हों कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, लेकिन एम्स लोगों पर रटी है। 27 साल से कोई दिन नहीं होता है जब कोई एम्स के लिए पत्र लिखाने के लिए ना आता हो। मैं यही चाहता हूँ कि हमारी संस्थाएं, और आज की बात याद रखना, सारे अवार्डीज़ को मैं बधाई देना चाहूँगा। अपने अपने क्षेत्र में आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं इनको हमेशा कहता हूँ कि ये नॉर्मल लोग नहीं हैं। तो जो नॉर्मल नहीं होता वो क्या होता है? एबनॉर्मल। ये थोड़े क्रैक लोग होते हैं, ये जुनूनी होते हैं, ये जुनूनी मेरी तरह होते हैं। मैं 26 साल से दिन में नहीं सोया हूँ और 27 साल से 3 बार खाना नहीं खाया है। ऐसे कैसे हो सकता है? 8 बजे फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट हो सकता है, कुछ भी काम करो, 12 बजे फिर लंच पर आओ घर में, फिर 3 बजे हाई टी पीने लॉन में आओ बीवी के साथ, फिर शाम को डिनर के टाइम पर आओ, और अवार्ड भी मिल जाए, अखबार भी चल जाए, पत्रकारिता भी हो जाए, MP भी बन जाए और आप उद्योगपति भी बन जाए। ये संभव नहीं होता है। तो इन लोगों के लिए मैं 2 शेर, ये थोड़े साइको होते हैं, इनका जुनूनी लोग होते हैं, मैं इनको बधाई देना चाहूँगा। लेकिन 2 शेर ज़रूर सुनना, उस पर चलना। आपको 2 शेर नज़र कर रहा हूँ कि जब से मैं चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, इन आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो कभी ये मत सोच लेना, मील के पत्थरों को मत देखना। और मेरी ज़िंदगी एक मसलसल सफ़र है, मंजिल पे पहुंचा तो मंजिल बढ़ा दी। तो और समाज सेवा भी कर रहे होंगे लोग। ये मेरा अपना बनाया हुआ वाक्य है कि समाज सेवा की ये पगडंडियाँ एक दिन आपको राष्ट्रीय राजनीति के राजमार्ग पर ले आएंगी। और जिन लोगों को राजनीति में शौक़ नहीं है, तो समाज सेवा की ये पगडंडियाँ एक दिन आपको मोदी काल में की गारंटी ले रहा हूँ, आगे पीछे की नहीं, आपको राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कारों तक ले जाएंगे। क्योंकि अब इस ज़माने में यूनो करके हार्वर्ड एक्सपर्ट और वो कौन सा एक्सट्रैक्ट कहलाता है, क्या मेरी अंग्रेज़ी ख़राब है, वो लहजे में अंग्रेज़ी बोलने वालों की अब बपौती नहीं रही है। अब अगर कोई आदिवासी महिला स्वयं सहायता समूह चला रही है, कोई 1000 वहाँ रोज़ पेड़ लगा रहा है, कोई बहुत रक्तदान कर रहा है, कोई बहुत अंगदान कर रहा है, तो मैंने ऐसे लोगों को पद्म पुरस्कार लेते हुए देखा जिनके पैरों में जूते नहीं थे, और वो इतने फ़कीर टाइप के लोग हैं कि उन्होंने नए जूते पहनने की भी प्रयास
नहीं किया है वो राष्ट्रपति भवन के प्रोटोकॉल से भी बहुत ज़्यादा परिचित नहीं थे। तो आप लोग सोशल वर्क कर रहे हैं, मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि एक दिन इससे भी बड़ा वाला पुरस्कार आपको मिले। और आपका धन्यवाद कि आप अवार्ड शो कर रहे हैं। देश में 140 करोड़ जनसंख्या है, पद्म पुरस्कारों की संख्या कम है। अगर ये विभिन्न सोसाइटी, ट्रस्ट, NGOs अवार्ड समारोह नहीं करें तो बहुत लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। और इसका महत्व क्या है ये मेरे से ज़्यादा कोई कैसे जानता है। ये एक ट्रॉफी नहीं है, ये एक शॉल श्रीफल नहीं है, एक प्रमाण पत्र नहीं है, इसके बड़े दूरगामी परिणाम निकलते हैं। 9 साल की उम्र में मेरे प्राइमरी के टीचर ने, जब मैं कक्षा 4 में पढ़ रहा था, मुझे अंताक्षरी प्रतियोगिता में मेरा नाम दिया और मुझे ढेर सारी रामचरितमानस की चौपाइयाँ रटाईं। मैं अपना ब्लॉक जीता, जिला जीता। इनाम के तौर पर जितने भी भाषण सुनोगे साबुन वही रहेगा, क्योंकि वो सच घटना। इनाम के तौर पर रेक्सोना साबुन की सबसे छोटी वाली साबुन की टिक्की मुझे मिली थी, लेकिन उसकी खुशबू से मैं आज तक महक रहा हूँ, क्योंकि उस साबुन की टिक्की ने, जो मुझे फर्स्ट आने पे मिली थी, मेरे पैरों की कपकपाहट को दूर कर दिया, मेरे माइक के फोबिया को दूर कर दिया और स्टेज के डर को दूर कर दिया। मुझे केवल ये बताया गया था कि इन्फ्लुएंसर्स यहाँ बैठे हैं, तो मुझे तो आपके दबाव में आ जाना चाहिए। कोई फिल्मों से है, कोई प्लेबैक सिंगर है, कोई बड़ा उद्योगपति है, कोई बड़ा मीडिया का आदमी होगा, तो मैं तो आपके प्रभाव में और दबाव में आ जाना चाहिए। वो साबुन की टिक्की का कमाल देखो कि मैं आपके दबाव में नहीं आ रहा हूँ। और ना, मैं देख लो आकर, मेरे पैर भी नहीं कपकपाहट हो। विज्ञान भवन में बोलूँ या पीपल के पेड़ के नीचे चौपाल में बोलूँ, पैर नहीं कपकपाते हैं। वो इनाम मिला था। इसलिए आप सबको ये एक आगे ऊर्जा देगा और आज आपको लग रहा होगा कि आपके शरीर की रीढ़ की हड्डी कुछ ज़्यादा मजबूत हो गई है जब से आप ये अवार्ड पाएंगे। और दूसरे लोगों से कहना चाहूँगा कि जलो मत, बराबरी करो। और एक बात और कहूँगा कि इन अवार्डीज़ की और हम लोगों की गले की मालाएं तो आपको बहुत दिखती हैं, कभी हमारे पैर के छाले भी देख लिया करो। तो आज की ये नई जनरेशन, ये इन्फ्लुएंसर्स, ये सोशल मीडिया के लोग, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बच्चे, ये गुड क्वालिटी एजुकेशन वाले लोग, ये नई पीढ़ी की ताकत के बल पर मैं आज एक घोषणा करना चाहता हूँ कि 2047 में जब हम आज़ादी के 100 साल मना रहे होंगे, शायद मैं ना रहूं, क्योंकि 87 साल जिंदा रहना पड़ेगा। और हम जैसे डायबिटिक लोग, हम अपने लिए एक शेर पढ़ते हैं कि मेरे गुनाहों की सजाएं मेरे साथ चलती हैं, मैं तन्हा नहीं चलता, दवाएं साथ चलती हैं। तो जिनकी दवाएं साथ चलती हैं वो लंबा जीवन नहीं जीते हैं, लेकिन यहाँ सारे यूथ को मैं देख रहा हूँ। मेरी स्वास्थ्य राज्य मंत्री के रूप में शुभकामनाएं, आपका स्वास्थ्य ठीक रखे। और 2047 आप जरूर देखो। मैं ये घोषणा पूरे होश आवाज़ में करना चाहता हूँ कि जब हम आज़ादी के 100 साल मना रहे होंगे, भारत नंबर 1 इकनॉमी होगा, भारत एक सुपर पावर होगा और हम विश्व गुरु होंगे। इन शुभकामनाओं के साथ और ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर डालते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।